आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसमें हम एक साम्राज्य की राजधानी जो कि विजयनगर है इसके बारे में समझेंगे। इसमें हम लगभग 14वीं से 16वीं सदी के बारे में समझने वाले हैं और इसके पहले भी हम एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने हम्पी की खोज के बारे में समझा था और एक साम्राज्य की जो राजधानी विजयनगर कैसे रही है उसके बारे में भी समझा था और विजयनगर की स्थापना कैसे हुई थी, जो कि हरिहर और बुक्का जो कि दो नामक भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो है जो कि हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब विजयनगर की जो राजधानी थी उसके कौन कौन से परिवेश थे और भी उसे कौन कौन से क्षेत्र थे। तो अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं कि अधिकांश जन राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापित शैली से अभिलक्षित था। अब जो कि विजयनगर था एक अधिक राजधानी की तरह यह भी एक विशिष्ट रूपरेखा एवं साहित्य शैली से अभिलक्षित था कि यह भी काफ़ी बहुत बड़ा था और विशाल था, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो कि विजयनगर बना हुआ है जिसमें जो कि तुंगभद्रा नदी है, नंदा देवी है, हम्पी जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी एक तरह की से काफ़ी प्रसिद्ध और बड़ा जो कि एक राजधानी एवं स्थापित शैली से अपरिचित जो कि एक शहर था। अब एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जिसमें हम जल संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो जल संपदा क्या थी उस समय। तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तत्व तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। अब जो कि विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर एक तुंगभद्रा नदी है जिसमें कि एक निर्मित जो कि एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और आसपास का विस्तृत रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो इस शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है। से प्रतीत होता है कि इन पहाड़ियों से कई जलधारा आकर नदी से मिलती हैं। अब जो कि यहाँ की जो जल संपदा है जो कि तुंगभद्रा नदी से कई सारी जो कि नदियाँ आकर मिलती हैं, धाराएँ आकर मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे सूक्ष्म क्षेत्रों में से एक था और इसीलिए पानी की संचय और उसके शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। तो जो यहाँ की नदी हुआ करती तुंगभद्रा, तो इसमें कई प्रकार की जो कि नदियाँ आकर मिलती थी और हर नदियों में जो कि एक एक बांध बनाए जाते थे, उनका जल संचय किया जाता था ताकि इसका आगे काम आ सके। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों के लिए निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। फिर वहाँ पर छोटे छोटे एवं बड़े हौजों का निर्माण किया जाने लगा जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। तो कुछ ऐसे जलाशय जिसे आज हम कमलपुरम जलाशय के नाम से भी जानते हैं और इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था बल्कि इसे नहर के माध्यम से राज की किरण तक भी ले जाया जाता था। तो इस हौजों का निर्माण किया जाता पानी की आवश्यकता के लिए और कई सारे ऐसे हौजों और नहरों का निर्माण किया जाता था जिससे कि राज की केंद्र तक जल पहुँचाया जा सके, राज के कार्यों में जल पहुँचाया जा सके। ठीक है, अब बात करें हम सबसे महत्वपूर्ण संबंधी रचनाओं में से एक हिरिया नहर की। आज भी भावना से उसी के बीच देखा जा सकता है, मतलब एक हिरिया नहर थी जिसको आज भी हम देख सकते हैं। तो इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था तथा उसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को संचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा कराया जाता था। अब यहाँ की जो इसका शहरी की नहरों का निर्माण किया जाता था जिससे कि शहर में पानी पहुँचाया जा सके, तो इसका जो निर्माण था ना राजाओं द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से जो कि यहाँ की नहर व्यवस्था रही है, जल संपदा रही है कि कैसे तुंगभद्रा नदी से कई सारी नदियाँ निकली थी और तरह तरह के हौज बनाए जाते थे, शहरों में पानी लिया जाता था, राज की केंद्रों में पानी लिया जाता था जो कि नहरों के माध्यम से और संभवतः राजाओं द्वारा ये कार्य किए जाते थे। ठीक है, अब पढ़े हम कि किलेबंद तथा सड़कें। वहाँ की जो किलेबंद सड़कें हुआ करती थी, किलेबंदी सड़कें, तो उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें कि हम उन विशाल किलेबंद की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिसमें उन्हें घेरा गया है, मतलब जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं किलेबंद चारों तरफ से, किले के चारों तरफ से, तो उसके बारे में। तो 15वीं शताब्दी में फारस की शासन द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया राजदूत जो कि
अब्दुल रज्जाक किलेबंद से बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसने दुर्गा की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर को बल्कि किसी में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था और सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। तो बाहर की जो सड़कें हुआ करती थी आपस में जोड़ती थी, ठीक है। और यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी ही शुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता था। पत्थर के टुकड़े फनाकर इसे, जिनके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे, और दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे से मिश्रित से बना हुआ था और वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकाले जाते थे। मतलब वहाँ की जो दीवारें बनाई जाती है किलेबंद, किले को चारों ओर से मतलब घेरे हुए रहती थी। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ की दीवारें बनाई जाती थी, आगे कुछ निकले हुए पत्थर टाइप के निकले हुए थे, भुज निकले हुए थे, और अंदर की जो दीवारें थी वे मिट्टी के माध्यम से बनाई जाती थी। तो किलेबंद की जो दीवारें थी कुछ इस प्रकार से बनाई जाती थी। अब बात करें हम राजकीय केंद्र। तो राजकीय केंद्र क्या है? तो राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा भी दी गई है, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर जो कि सम्मिलित थे और स्पष्ट मंदिरों और संप्रदाय को प्रश्न देना शासकों के दिए गए जो कि लिए महत्वपूर्ण था, जो कि इन देवी स्थलों में प्रतिष्ठा देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। अब जो राजकीय केंद्र थे, जो राजाओं द्वारा केंद्र थे, तो इसके अंतर्गत बस्ती के दक्षिण और पश्चिमी भाग में स्थित हुआ करते थे। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी। बस्तियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित थे और इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर भी सम्मिलित थे। अब इनके साथ साथ 60 से अधिक मंदिर भी यहाँ पर बनाए गए थे और मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्न देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था, और जो इन देवी स्थलों में प्रतिष्ठा देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का लोग प्रयास भी किया करती थी। इस प्रकार से तो लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में, और ये अपेक्षित बड़ी रचनाएं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती थी। अब इसमें कम से कम 30 संरचनाएं ऐसी पहचानी गई थी जो कि महलों से संबंध रखती थी। अपेक्षा बड़ी संरचनाएं पाई गई थी, जो कि कई ऐसी महल भी बने हुए थे। इसके साथ साथ कई बड़े बड़े महल बनाई जाती थी इसके साथ साथ। तो इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मोत्तर भवनों की अधिक संरचना विकासी वस्तुओं से बनाई जाती थी। तो यहाँ पर जो मंदिरों की रचना की जाती थी उसमें पूरी मंदिर तरह जो कि राजगिरी से निर्मित हुआ करते थे, जो राजगिरी हुआ करती थी, जो राजधानी उससे पूरे निर्मित हुआ करते थे, जबकि धर्म भवनों की अधिक संरचना विकास वस्तुओं से बनाई जाती थी। अब महानवीन डिब्बा क्या थी? तो महानवीन जो कि डिब्बा हुआ करती थी, तो महानवीन, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र की कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया जाता था। तो राजा का जो कि भवन नामक संरचना अतः क्षेत्र में सबसे विशाल थी, परंतु इसके राजकीय आवास का होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं था। मतलब ये राजकीय भवन नहीं बनी थी। इसके अलावा सबसे प्रभावशाली मंच है जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवीन डिब्बा भी कहा जाता है। एक वहाँ पर जो मंच हुआ करता था जिसे महानवीन डिब्बा के नाम से जाना जाता था। पूरी क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था और इसके बीच में एक गली थी। सभा मंडल तक पहुंचा मंच, उसमें आसपास था निश्चित पूरी तरह से लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे, और इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक ले जाने के लिए सीढ़ी बनी हुआ करती थी। वहाँ पर एक मंच हुआ करता था जो कि वहाँ के लोगों को बोले जाने के लिए था, और वहाँ जाने के लिए एक रास्ता भी बना हुआ था, और एक स्तंभ द्वारा 2 मंजिल भी बनी हुआ था। 2 मंजिल था जो कि स्तंभों के माध्यम से बना हुआ था। अब स्तंभों के एक दूसरे के आसपास होने से कम खुला स्थान बचता था, और इसीलिए स्पष्ट है कि यह राह मंडप किस प्रयोजना के लिए बनाया जाता। एक प्रकार का मंडप ही बनाया जाता था, मंच, जो कि आज इस प्रकार से हम स्टेज के बारे में बात करें तो उसी प्रकार से उस समय जो कि मंच बनाया जाता था। अब शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवीन डिब्बा थी। एक विशालकाय मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक किया जाता था, और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना भी बनी थी। मंच का आधार उभयधार और उत्कीर्ण से पटा पड़ा था।
जैसे कि इस प्रकार से मंच बना हुआ करता था, जिसमें लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार पर की 40 फीट की ऊंचाई से बना हुआ करता था। वहाँ पर लोग हर प्रकार से लोग की बोला करते थे। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये तो चबूतरा है, लेकिन अगले चित्र में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मंच बना हुआ था। तो इस संरचना में जुड़ी अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन में हिंदू त्योहार, जिसे कि दशहरा और पूजा दुर्गा बंगाल में जो कि तथा नवरात्रि, महानवमी, डिब्बा इत्यादि भारत में जो कि नामों से जाना जाता था। और इसे महानवमी शाब्दिक अर्थ होता है महान, जो कि देवी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ की महानवमी डिब्बा थी, तो इस प्रकार से जो कि वहाँ की मंच बनाया जाता था, वहाँ पर बोला जाता था। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ रहा है इसमें। जैसा कि आप इस मंदिर में देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से एक मंच बनाया जाता था और लोग बोला करते थे उस समय। अब बात करें थी कि इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों को मूर्ति की पूजा, राज्य के अप्स की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मानित हुआ करती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा सजा लगे घोड़े, हथियारों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उनकी अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्साहों के गहन सांकेतिक अर्थ है कि त्योहार के अंतिम दिनों तक राजा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह निरीक्षण करता था। मतलब राजा था जो कि एक सभा बुलाता था आकर्षण त्योहार मनाने के लिए, अश्व पूजा, भैंस आदि सब की पूजा करवाता था। इस अवसर पर नायक राजा की बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी ले जा करते थे। तो वहाँ के जो राजा थे इस बड़े अवसर पर एक नायक और राजा की बड़ी मात्रा में भेंट करते थे और साथ ही नियत कर भी वसूल करते थे उस समय के लोग। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ की जो पंपा देवी हुआ करती थी, इस प्रकार से महानवमी डिब्बा भी हुआ करती थी।